Assalamu alaikum dear students. I'm Naveed Ahmed. I'm here to teach you biology. You know that today's topic of discussion is feedback mechanism. अब feedback mechanism क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्या अभी भी वही है? अभी हम इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। दो टाइप्स हैं इसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव। हम इसकी एक एग्जांपल लेंगे जो कि प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। तो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टडी फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखिए, फीडबैक मैकेनिज्म आप पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी हम यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। फीडबैक मैकेनिज्म, इन शॉर्ट सम टाइम हम इसे FBM भी लिख लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फीडबैक मैकेनिज्म इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अच्छा देखिए, हम डिफाइन करते हैं। पहले जो हमने पढ़ा था, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग टू कंट्रोल सेंटर फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि हम इसको डिफाइन करते हैं, डिटेक्शन ऑफ चेंज, चेंज को डिटेक्ट करना, एंड सिग्नलिंग टू कंट्रोल सेंटर, signaling to control center for effectors response, for effectors response is known as feedback mechanism। ये आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 15 के अंदर। बट नाउ here it is defined in another way, एक दूसरे तरीके से लिखा गया है। A type of interaction, एक टाइप है इंटरेक्शन की, in which controlling mechanism is itself controlled by the end product of the reaction it is controlling, controlled by the end product of the reaction, it is controlling। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि कंट्रोलिंग मैकेनिज्म जिस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है खुद ही कंट्रोल हो जाता है, स्टॉप हो जाता है बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि इंटरेक्शन है ये, जिसमें कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इट इज़ कंट्रोलिंग। मतलब एक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, और उसी रिएक्शन की एंड प्रोडक्ट से उसको कंट्रोल किया जा रहा है। दिस इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे जो हमने बात की, डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स, सिग्नलिंग टू कंट्रोल सेंटर फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स, दैट इज नोन एज फीडबैक मैकेनिज्म। तो ये बात भी ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं, कंट्रोल सेंटर को सिग्नल करते हैं ताकि इफेक्टर जो है उसके अगेंस्ट क्या कर सके, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सके। दोनों बातें ठीक है। अब बॉडी के अंदर, यानी कि हम जब बॉडी की बात करते हैं तो बॉडी के अंदर हर चीज एक प्रॉपर तरीके से रेगुलेटेड होती है। अगर कहा जाए ना तो अल्लाह ताला ने आपके जिस्म के अंदर ये बात फिट कर दी है कि कब किस वक्त क्या होना है, या फिर कौन से सेल्स किस रेंज पे प्रॉपर तरीके से स्टेबल रहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके बॉडी का टेम्परेचर ऑलवेज, उसकी जो रेंज है वो 36.1 टू 37.8 डिग्री सेल्सियस तक रहनी है, तो ये आपके जेनेटिक्स में फिट है, बॉडी में फिट है कि ये टेम्परेचर इतना रहना है। इस रेंज पर इसको क्या करना है, रेगुलेट करना है। इस रेंज पर क्या करना है, रेगुलेट करना है। तो अब उस रेंज से दो तरीके का हो सकते हैं, या तो उस रेंज से क्या हो सकता है, लो, या फिर उस रेंज से क्या हो सकता है, हाई।
जब लो या हाई हो रहा है तो इसका मतलब कि अगर लो हो रहा है तो हम इसको एक्सलरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सीलरेट करेंगे। एक्सीलरेट करने का मतलब उसको इंक्रीज करेंगे। जब हाई हो रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इनहिबिटर्स यूज करेंगे। इनहिबिटर्स में वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। एक्सलरेट करने में क्या होगा? इंक्रीज। इनहिबिटर में क्या होगा? डिक्रीज। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब हमें एक रेंज से हाई सेट पे जा रहे हैं तो उसे लो करने की जरूरत है। जब ये लो हो रहा है तो इसे क्या करने की जरूरत है? हाई करने की जरूरत है। तो मतलब रेगुलेट करने के लिए हमें एक एक्सलरेटर विच इज गोइंग टू इंक्रीज द थिंग्स और एक इनहिबिटर विच इज गोइंग टू डिक्रीज द थिंग्स, यानी कि उसको एक रेगुलेशन सेट पॉइंट पर लाने के लिए, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करने के लिए हमें एक्सलरेटर इनहिबिटर दो अपोजिंग मैकेनिज्म रिक्वायर्ड होते हैं। अब ये जो दो अपोजिंग मैकेनिज्म है यही क्या कहलाते हैं? फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और दूसरा कौन सा है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं तो इसके ना मेरे पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब अगर मैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करूं तो ये बॉडी के अंदर कम है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग मैनी केमिकल रिएक्शंस। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत से केमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म ये। अब देखिए, अब इसको थोड़ा वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि हमने नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात की, तो एक स्टिमुलस है। ये जो स्टिमुलस है अगर तो इसके इनवर्स रिलेशन में रिस्पॉन्स है तो ये क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। क्या है? नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर एक स्टिमुलस है उसके डायरेक्ट रिलेशन में उसका रिस्पॉन्स है तो दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहलाएगा। मिसाल के तौर पर हम इसमें कहते हैं कि अगर बॉडी का टेम्परेचर, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं जस्ट एज अ कॉमन एग्जांपल, अगर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम अ सेट पॉइंट, बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम अ सेट पॉइंट, देन हम इसके रिस्पॉन्स में इसको क्या करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर को क्या करेंगे? डिक्रीज। मतलब कि एक चीज बढ़ रही है उसको क्या करना? इनहिबिट करना, स्टॉप करना, उसके रिवर्स ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करना नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में है। अब अगर हम इसकी बात करें पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की, तो इसमें स्टिमुलस है और उसकी अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स है वो एक दूसरे के डायरेक्ट रिलेशन में है। मतलब कि हम एक एग्जांपल, एक रिलेशन ले लेते हैं, जैसे कि सकलिंग एक्शन ऑफ अ बेबी। सकलिंग एक्शन ऑफ बेबी। अब बेबी जो है वो मदर के ब्रेस्ट को सक कर रहा है, सकलिंग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन में मिल्क इजेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं मिल्क इजेक्शन जो है वो भी क्या होता जाएगा? ज़्यादा होता जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसको इनकरेज करने के लिए, जैसे कि जितनी ज़्यादा सकलिंग एक्शन बेबी परफॉर्म करेगा उतनी ही मिल्क इंजेक्शन भी क्या होती जाएगी? ज़्यादा होती जाएगी फॉर द इनकरेजमेंट द बेबी को इनकरेज करने के लिए। इसके अलावा भी हीट शॉक मैकेनिज्म जो है, जिसमें हम कह सकते हैं बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है लेकिन हीट शॉक अगर कंडीशन है तो उसमें क्या होगा? हीट में उसमें प्रॉपरली बॉडी का टेम्परेचर और इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सो ये एक इसका एक पॉजिटिव हम कह सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल है। एक और एग्जांपल है डायलेशन ऑफ सर्विक्स। डायलेशन ऑफ सर्विक्स,
जब सर्विक्स डायलेट करती है, डायलेशन ऑफ सर्विक्स, सर्विक्स डायलेट कर रही है, तो इसके रिस्पॉन्स में प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ये भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम कहते हैं ऑक्सीटोसिन की डायलेशन ज़्यादा होगी तो ऑक्सीटोसिन की प्रोडक्शन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके रिस्पॉन्स में हम कहें ग्लूकोज का मैकेनिज्म मैनेज करने का, ग्लूकोज की प्रोडक्शन, ग्लूकोज रेंज होती है बॉडी के अंदर, एक सेट पॉइंट है कि इतनी रेंज पर ग्लूकोज को बॉडी के अंदर मैनेज करना है। अगर ग्लूकोज की रेंज मतलब उस रेंज से ज़्यादा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इन रिस्पॉन्स उसको क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, एज लाइक बॉडी टेम्परेचर। जैसे कि बॉडी टेम्परेचर वैसे एक्सटर्नली इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या करना, डिक्रीज करना। सो हम ये कह सकते हैं जो रेगुलेटरी पर्पस के लिए है, रेगुलेशन के लिए है, वो कौन सा है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। यानी कि ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बॉडी के अंदर रेगुलेशन कॉज करवाएगा। तो बहुत से ऐसे मैकेनिज्म हैं जिनमें हम बॉडी के अंदर रेगुलेटरी पर्पस के लिए यूटिलाइज कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को ही यूटिलाइज करेंगे। जबकि अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो इट मे हार्मफुल फॉर द बॉडी, इट मे हार्मफुल फॉर बॉडी, ये बॉडी के लिए क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। ये तो चले दोनों जो हैं ये एक पॉजिटिव वे है, यानी कि हमारे लिए अच्छा है, ये इनकरेजिंग है। लेकिन आप जानते हैं जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हीट शॉक की, ठीक है। अब जो पर्सन जिनको हीट शॉक, आप ऐसे कह सकते हैं कि वो हीट बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है, हीट शॉक मैकेनिज्म है। इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन अगर इन्वायरमेंट में कम है सो ब्रीदिंग रेट मज़ीद बढ़ जाता है। इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है ना, तो ब्रीदिंग रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में कम होगी। जब ब्लड में कम होगी तो वो और इनटेक कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज़ अ प्रॉब्लमैटिक। सो ये भी एक कंडीशन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव मैकेनिज्म जो है इट मे बी हार्मफुल, ये हार्मफुल भी हो सकता है, लेकिन नेगेटिव मैकेनिज्म ऑलवेज रेगुलेटरी पर्पस के लिए होगा और बेटर तरीके से यूटिलाइज होगा। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने इसको डिफाइन किया है। आप जब पेपर आएगा तो पेपर में दोनों चीज़ें डिफाइन करेंगे, दोनों डिफिनीशन देंगे। बॉडी का एक्सप्लेन करें कि इनहिबिटर होता है और एक उसके लिए एक्सेलरेटर होता है। इसके दोनों टाइप्स को मेंशन करें, पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इसके बाद फिर एक डिटेल्ड एग्जांपल है थायराइड ग्लैंड की, कि वो जो मैकेनिज्म है वो प्रॉपरली नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है, किस तरह से वर्किंग करता है, देखते हैं नेक्स्ट लाइट बोर्ड के अंदर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर चुके हैं फीडबैक मैकेनिज्म के मुतालिक कि इसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, यानी कि बॉडी में रेगुलेशन के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसकी हमने टाइप्स को डिस्कस किया, इसकी दो टाइप्स हमने डिस्कस की, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में हमने लिया है फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये एक एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, अब आप ये बात तो जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो है वो किस तरह से रोल प्ले करता है, इसकी सीक्रेशंस कौन सी हैं और उन सीक्रेशंस का काम क्या है, वी हैव स्टडीड, हम इसे स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम सी बनी हुई है आपकी बुक पे। अगर आप उस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले एक न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पे साथ में लिख भी देता हूँ, जैसे कि न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स हैं। ये न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन हाइपोथैलेमस। किस में है, हाइपोथैलेमस में मौजूद होते हैं। अब ये बात भी आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, ये ब्रेन का पार्ट है। इट रिसीव डिफरेंट मैसेजेस, इंफॉर्मेशन इसको रिसीव होती है। नाउ इट इज़ रिसीविंग इंफॉर्मेशन कि बाहर जो है वो ठंड लग रही है या फिर स्ट्रेस की सिचुएशन है। ये सिचुएशन हम सिग्नल दे रहे हैं हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस जो है इन सिग्नल्स को रिसीव करेगा।
ये सिग्नल्स जैसे ही रिसीव होंगे दैट विल सेंड मैसेज टुवर्ड्स एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पिट्यूटरी ग्लैंड के पास मैसेज आएगा। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसके अंदर एंडोक्राइन सेल्स मौजूद होते हैं। कैसे सेल्स मौजूद हैं? एंडोक्राइन सेल्स जो हैं वो इसमें लोकेटेड है। ये एंडोक्राइन सेल्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस करेंगे एक हार्मोन जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि इनकी तरफ से प्रोडक्शन जो होगी वो होगी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है that will lead to, or you can say that through the blood it will reach towards thyroid gland। किसके पास जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास जाएगा। अब थायराइड ग्लैंड जो होते हैं that will produce थायरॉक्सिन। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे। और थायरॉक्सिन जो है वो हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। थायरॉक्सिन का जब लेवल बढ़ेगा तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, इंक्रीज इन बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिससे दो चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। एक हम कह सकते हैं हीट प्रोड्यूस होगी, दूसरा हम कह सकते हैं इससे एटीपी प्रोड्यूस होंगे। अब हीट और एटीपी जो हैं वो इन चीज़ों को क्या करेंगे? कवर अप करेंगे, इन चीज़ों को सिग्नल प्रोवाइड करेंगे। यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या हो जाएंगी? ओवरकम हो जाएंगी। स्ट्रेस भी और हीट भी। स्ट्रेस एनर्जी की वजह से और कोल्डनेस जो है वो हीट की वजह से। अब जब ये ओवरकम हो जाएंगे दैट विल इनहिबिट, थायरॉक्सिन जाके इसको क्या कर देगी? इंक्रीज करेगी, जो कि इसको कौन सा सिग्नल देगा? इनहिबिशन सिग्नल देगा और ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। इन शॉर्ट आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर थायरॉक्सिन का लेवल जैसे इंक्रीज हो जाएगा ये उसको जाके क्या करेगा? इनहिबिट करेगा, इनहिबिशन। अब देखें वो जो डेफिनेशन थी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वी हैव स्टडीड, द कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय द रिएक्शन, बाय द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। अब इस रिएक्शंस की एंड प्रोडक्ट थायरॉक्सिन है। थायरॉक्सिन जो है इसका लेवल जैसे ही बढ़ेगा वो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म को जाके क्या कर देगा? इनहिबिट कर देगा, स्टॉप कर देगा। सो इट इज़ अ एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल जो है वो दी गई है। आपने डायग्राम के अंदर भी देखा कि ये मैकेनिज्म इसी तरह से ही क्या होता रहेगा? फॉलो होता रहेगा। आपके बुक में आगे इसके मुतालिक स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे 5 स्टेप्स जो हैं वो भी इसमें मेंशन है इसकी फंक्शनिंग में। 5 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 5 स्टेप में नंबर 1 पे कौन सी चीज़ है? सबसे पहले जो इसमें आता है दैट इज़ लो बॉडी टेम्परेचर। यानी कि 5 स्टेप्स जो हैं उसमें लिखा हुआ है इसी के फंक्शंस को एक्सप्लेन करने में। लो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर लो है और इतना इस हद तक लो है कि स्ट्रेस की सिचुएशन में जा रहा है। ठीक है, स्ट्रेस की सिचुएशन में जा रहा है। अब जब लो बॉडी टेम्परेचर है दैट विल बी डिटेक्टेड बाय द हाइपोथैलेमस। बेसिकली तो मैसेज जिसके पास आएगा वो तो आप जानते हैं थर्मो रिसेप्टर्स हैं, और थर्मो रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं किसके पास? कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर फिर उनको आगे आइडेंटिफाई करके क्या प्रोड्यूस करेगा? मैसेज भेजेगा किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, यानी कि TRF आएगा। ये TRF पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इससे आगे जो प्रोडक्शन होगी वो किसकी होगी? हम कह सकते हैं TSH की होगी, थायराइड स्टिमुलेटिंग। TRF यू नो दैट थायराइड रिलीजिंग फैक्टर, जो कि हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ से किसके पास जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड से आगे फिर क्या होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है इसकी प्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम कहते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है, ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है दैट विल लीड टू थायराइड ग्लैंड।
ये थायराइड ग्लैंड तक जाएंगे। थायराइड ग्लैंड जो है इनको रिसीव करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, थायरॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन करेगा। अब जो थायरॉक्सिन है ये फोर्थ पे आ जाते हैं। थायरॉक्सिन हम कहते हैं कि जो थायरॉक्सिन होगी दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगी जिसके नतीजतन क्या प्रोड्यूस होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी और प्लस में हम कह सकते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और हीट प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे ये पॉइंट हम हीट लिखना चाह रहे हैं, ये हीट होगा, ठीक है, हीट की प्रोडक्शन होगी। अच्छा नेक्स्ट, जब हीट की प्रोडक्शन हो जाएगी, ये सब कुछ हो जाएगा, तो पांचवें पॉइंट पे हम कह सकते हैं व्हेन द बॉडी टेम्परेचर रेज, बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, रेज बढ़ जाएगा ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ हीट, बढ़ जाएगा। इट विल इनहिबिट, तो इससे क्या होगा, इनहिबिशन ऑफ टीआरएफ की इनहिबिशन हो जाएगी फ्रॉम हाइपोथैलेमस से। तो जब टीआरएफ की इनहिबिशन होगी हाइपोथैलेमस से, तो यू नो दैट फिर क्या होगा, नो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन का प्रोडक्शन नहीं होगी। देन हम कह सकते हैं कि नो थायरॉक्सिन इन रिजल्ट, थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो ये मैकेनिज्म यहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि थायरॉक्सिन का जो लेवल है, लेवल ऑफ थायरॉक्सिन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन और द एक्टिवेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस टू रिलीज इट्स रिलीजिंग फैक्टर। तो जब इसका ये रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होगा तो उससे हम कह सकते हैं कि ये प्रॉपरली अपना वर्किंग जो है वो कंप्लीट करेगा या स्टार्ट करेगा या व्हाटएवर। तो इस तरह से एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन 5 स्टेप्स के अंदर क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको फीडबैक मैकेनिज्म की दोनों टाइप्स अच्छी तरह से समझ आई होंगी। इवन कि यहाँ पे जो हमने 2 डेफिनेशंस लिखी हैं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और ये आता भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिर आपने क्या करना है, दोनों डेफिनेशंस लिखनी है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स बताएं, टाइप्स बताएं और प्रॉपर तरीके से इसे एक्सप्लेन करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कंपैरिजन है, कि एक दूसरे से सिमिलैरिटी कैसे है, डिफरेंसेस कैसे हैं। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।